नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का वापस स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आवाम की आवाज़ में। अभी हम मौजूद हैं सूरत विधानसभा के कामरेज सूरत के डिस्ट्रिक्ट की एक कामरेज विधानसभा पड़ती है गुजरात की, जहां से आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। राम भाई स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। राम भाई, पहले तो आपको आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है, जो भरोसा दिखाया है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आम आदमी पार्टी इस बार पूरे गुजरात में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और पहली बार जो पहली लिस्ट आई थी उसमें मेरा नाम अनाउंस किया है। तो सबसे पहले हमारे जो नेशनल कन्वीनर अरविंद जी है उसका और हमारी पूरी प्रदेश टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पार्टी ने मेरे को उम्मीदवार बनाया है और काफ़ी जिम्मेदारी मेरे पे डाली है। तो ये विधानसभा जो है मैं पूरी बहुमत के साथ जीत के दिखाऊंगा। अच्छा राम भाई, मैं एक आपके बारे में जानना चाहेंगे, मतलब आपका करियर कैसा रहा है, पॉलिटिकल करियर कैसा रहा है, इससे पहले क्या था, ताकि लोग समझ पाएं कि मतलब आम आदमी पार्टी जो कैंडिडेट अनाउंस कर रही है तो वो कितने पढ़े लिखे हैं या उनका करियर क्या रहा, बैकग्राउंड कैसा था, वो सब ताकि लोग समझ पाएं। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट करके सूरत में 2004 में मैं आया था। उसके बाद में मेरा प्रोफेशन में मैं लगा था। 2015 से मैं जो जाहिर जीवन है इसमें आया। उसके बाद में मैं कंसल्टिंग इंजीनियरिंग का व्यवसाय करता था, मेरा प्रोफेशन था। और 2016 में मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और 2017 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा। पार्टी के अंदर मैंने अलग अलग जिम्मेदारी निभाई है। पहले मैं साउथ जोन का यूथ का प्रेसिडेंट था, फिर मैंने साउथ जोन के अंदर संगठन का काम देखा, पार्टी का कोर टीम का मेंबर रहा। फिर सूरत में जो महानगर पालिका का चुनाव हुआ था तो उसमें मैं सूरत शहर का प्रभारी था और प्रभारी के तौर पे जो सूरत में रिजल्ट आया है, एक एक बंदे को जोड़ा था, क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी की टीम इतनी मजबूत नहीं थी। एक एक बंदे को लाए, एक एक बंदे को जोड़ा, उसको चुनाव लड़वाया। मेरा जो आम आदमी पार्टी में इसलिए आना हुआ कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसी टाइम पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के पैसे मेरे पास नहीं थे। उसी टाइम पे कोई एनजीओ ने मुझे हेल्प की थी, तो मुझे उसी टाइम पे लगा कि मेरा कुछ कर्तव्य बनता है कि मुझे कई सारे बच्चों को मैं हेल्प कर सकूं। उसी टाइम पे मेरी जो कॉलेज की फीस उसी टाइम के हिसाब से 25,000 पर ईयर थी, लेकिन अभी किसी को अगर अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है तो पर साल 1.5 लाख से लेके अगर मेडिकल में जाना है तो 10 लाख 15 लाख खर्चा हो जाता है। तो कई ऐसे लोग मैंने देखा है जो गुजरात में अलग अलग जगह पे रहते हैं, उसको आज भी पढ़ाई लिखाई में वो होशियार है, अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन उसको पढ़ने के पैसे नहीं है, तो उसको कौन पढ़ाएगा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की एक सरकार ऐसी है जो एजुकेशन के बारे में सोचती है। मुझे लगा कि ये पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैं अगर मेरी जो जिंदगी का अहम हिस्सा है, मैं ज़्यादा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किसी को करके उसके बच्चे को पढ़ाने में हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं पॉलिटिक्स के लिए जो मेरा अपना योगदान दूँ तो ये आम आदमी पार्टी के माध्यम से मैं काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाने में ये कंट्रीब्यूशन में कर सकता हूँ, इसलिए मैंने पॉलिटिक्स में आने का सोचा है। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में करती है, गुजरात में भी आने वाले टाइम में ये होगा, तब मुझे लगेगा कि भाई मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो ये मेरा उद्देश्य जो है ठीक है। तो जैसे कि आपने बताया प्रभारी भी रहे सूरत में, उसके बाद नतीजा सबने देखा और कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए एक झटका था और देश भर में ही कहीं ना कहीं एक संदेश गया था हमारी पार्टी का जो उदय था गुजरात में, वो कहीं ना कहीं उसके बाद हुआ। तो क्या लगता है आपको, जो सूरत की जो 9 सीटें हैं जिसमें भाजपा का कब्जा रहा है, कांग्रेस बैक नहीं कर पाती यहाँ पे अपने आप को, तो आम आदमी पार्टी का भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं कि वो 28 सीटें जरूर आई थी उस समय नगर नगर निगम में, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि जो ये पूरे सूरत डिस्ट्रिक्ट की 9 सीटें हैं इस पर कितना प्रभाव डाल पाएंगे हमारी पार्टी? देखो, जब महानगर पालिका का चुनाव था तब पूरे गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी पहली बार ये निकाय चुनाव लड़ने जा रही थी। सूरत के अंदर 30 वार्ड है, 120 कैंडिडेट को चुनाव लड़ाना था। वैसे गुजरात के लोग जो है वो बदलाव चाहते थे, वो नए विकल्प की तलाश में थे। जब 2015 में चुनाव हुआ था, जब पूरे गुजरात के अंदर अलग अलग समाज के आंदोलन हुए थे, फिर अलग अलग
जो कर्मचारी है, सबका जो आंदोलन हुआ था, तो लोग काफी सत्ता पक्ष से परेशान थे, नए विकल्प ढूंढते थे। कांग्रेस जो है वो विकल्प नहीं बन पाया था। तो लोगों को उम्मीद थी, हमें लगा कि भाई हमको जो काम दिल्ली में किया है हम ईमानदारी से काम करेंगे, लोगों तक हम जो करना चाहते हैं वो बात वहां तक पहुंचाएंगे। तो हमारे कार्यकर्ता ने काफी मेहनत की, एक एक बंदे को हमने जोड़ा। फिर हम छोटे मोटे काम करते थे। सूरत के अंदर सबको राशन जो है वो राशन सबको, उसका नाम था, उसको राशन उसको मिलना चाहिए, लेकिन उसको पूरा राशन नहीं मिलता था या तो उसको मना किया जाता था। तो राशन माफिया जो है उसका कब्जा था। तो हम लोगों को अपने हिस्से का राशन दिलवाते थे। फिर आरटीआई का, आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट में सब बच्चे को 1 से 8वीं तक जो पढ़ाई फ्री में मिलती है प्राइवेट स्कूलों में भी, तो उसके लिए भी हम काफी काम करते थे। फिर सूरत के लिए, सूरत महानगर पालिका को लेके हमने काफी विजन रखा था कि सूरत महानगर पालिका में आम आदमी पार्टी कैसे कर सकती है। तो हम लोगों को जाते थे, डोर टू डोर समझाते थे। हमारी पार्टी के अंदर एक चीज अच्छी है कि 90% जो हमारे वॉलेंटियर है सब यूथ है और वेल एजुकेटेड है। हम कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारे सूरत के लिए कुछ करना चाहते थे। और हमने वो लोगों को जा जाकर बताया और लोगों ने देखा कि बीजेपी का ये भ्रष्ट शासन है, कुछ काम नहीं होता है। और कांग्रेस के चुने हुए यहाँ पे काउंसलर थे, लेकिन वो इफेक्टिवली लोगों के काम पे वो ध्यान नहीं दे रहे थे। तो लोग बदलाव चाहते थे। कॉरपोरेशन में लोगों ने जो आम आदमी पार्टी को वोट दिया, एक तरफा वोट दिया, ये सूरत का जो रिजल्ट आया है वो एक चीज देखने लायक है कि जहां पे आम आदमी पार्टी की 27 सीट आई, वहां पे बीजेपी और कांग्रेस सबका जो है, सबकी जमानत जब्त हुई है। आम आदमी पार्टी बड़ी बहुमत से आई है। तो लोगों के माइंड में एक क्लियर है कि हमको जो ईमानदार विकल्प चाहिए था वो हमको मिला है, इसलिए लोगों ने भरोसा किया है। इस बार विधानसभा के चुनाव पूरे गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती से लड़ रही है। तो इस बार सूरत के अंदर पूरा एक तरफा माहौल है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग थके हुए हैं, लोग महंगाई से परेशान है, लोग बेरोजगारी से युवा परेशान है, और लोगों की जो प्राथमिक समस्या है उसका कोई समाधान नहीं है। सब लोग जो एजुकेशन माफिया से, जो एजुकेशन के स्कूल की बड़ी फीस से सब लोग परेशान है, हेल्थ का यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं है। तो लोग बदलाव चाहते हैं और उसको अभी भरोसा हो गया है। सूरत में हमारे 27 काउंसलर जो चुन के आए काफी बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को जाके मिल रहे हैं, लोगों की समस्या का समाधान निकल रहे, काफी काम कर रहे हैं। तो लोगों को उम्मीद है कि ये लोग अभी विपक्ष में है फिर भी सूरत में इतना बढ़िया काम करते हैं, तो जरूर ये आम आदमी पार्टी की गुजरात में सरकार बनेगी तो बहुत बढ़िया काम करेंगे। इसलिए सूरत के अंदर अभी सूरत वाले चाहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट करके गुजरात जो है वहाँ पे आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार को बैठाना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज ये है कि आपकी विधानसभा की समस्याओं की अगर बात करें, क्या लगता है कि इतने सालों में जो कांग्रेस बीजेपी नहीं कर पाई और ये समस्या बहुत ज्यादा है, और आपका क्या विजन है अगर आप मतलब जीत कर आते हैं तो आप क्या काम ऐसे होंगे, कुछ 2 या 4 काम क्या होंगे जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे जिससे जनता को भला होगा? देखिए, जो यहाँ पे मेरी असेंबली में और गुजरात में 27 साल से कंटिन्यूअस बीजेपी का शासन है, बीजेपी चुन के आती है। अभी भी करंट एमएलए जो है वो बीजेपी का है। मैं वैसे तो मेरी विधानसभा में पहले से ही, मैं 2017 में चुनाव लड़ा तब से लेके मैं कंटिन्यूअस एक्टिव हूँ। शहर की जो भी समस्याएं थी हमने जो आइडेंटिफाई किया था, इसलिए जो मेरी असेंबली है 158 कामरेज विधानसभा, इसके अंदर 3 वार्ड जो है वो आते हैं, वो कंप्लीट आते हैं। इसके 12 काउंसलर जो है वो अच्छी बहुमत से जीत के आए हैं। फिर एक जो वार्ड है उसका आधा हिस्सा आता है, वहां से भी हमारे 4 काउंसलर चुन के आए हैं। तो 16 काउंसलर यहाँ से चुन के आए और 16 काउंसलर ग्राउंड पे अच्छी तरह से काम करे, लोगों की समस्या जो है उसको आइडेंटिफाई करके। जो हमारा तहसील लगता है, ये तहसील के अंदर हमारे 60 गांव, 60 विलेजेस आते हैं। कामरेज के अंदर 2 तहसील की सीट भी हम काफी बहुमत से हम जीते हैं, अच्छी तरह से जीते हैं। मैं लास्ट 1 महीने से लेके कंटिन्यूअस, मेरी जो असेंबली 2 हिस्से में बटी है, एक शहर में है और एक ग्राम्य में है। शहर के इलाके में जो जो समस्या है हमारे काउंसलर वो उसका समाधान कर रहे हैं और काफी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसी कोई समस्याएं नहीं है। और
जो ग्राम्य विस्तार है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे मैं 1 महीने से घूम रहा हूँ। तो मेरी नजर में आया कि मैं वहां पे गया, सब किसानों को मिला। किसानों की यही समस्या है, वहां पे गांव में अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, गांव के अंदर कोई सुविधा की कमी नहीं है, लेकिन वहां के जो किसान है उसको जीईबी का बहुत बड़ा इश्यू है। यहाँ पे डीजीवीसीएल है। अभी रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कामरेज के सभी विलेजेस में 10 से 15 गांव से ज्यादा गांवों के अंदर बिजली के तार जो है वो चोर चोरी करके लेके गए हैं। आज पहली बार आपको ये सरप्राइज होगा कि ऐसी कोई भी घटना घटी है। मैं गया तो मुझे भी ऐसा सरप्राइज हुआ कि ये क्या हो गया। और ये पहली बार नहीं हुआ है, हर बार होता है, लेकिन पूरे गुजरात में किसी को पता नहीं कि ऐसा होता है। तो ये चोरी होती है, फिर उसके बाद में किसान परेशान है। 3 महीना हो गए, उसका कोई ये जो विधायक है बीजेपी का, वो वहां देखने नहीं गया, पूछने नहीं गया। जो किसानों ने उसको बताया कि भाई ये आने वाली 1 सितंबर से वहां पे वो जो गन्ने है वो बो रहे हैं, उसका काम चालू होने वाला है, उसको ये पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वहां पे उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो मैंने जाके वहां पे जीएबी के जो अधिकारी है उसको कंप्लेन किया, उसको बताया, हमने आवेदन दिया, और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन निकाल के हमने तुरंत, मैंने अभी मैं चुना हुआ साथी नहीं हूँ, पहली बार वहां पे सब गांव में गया हूँ, फिर भी वहां पे मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और वो प्रॉब्लम पे काम करना शुरू कर दिया। अभी 3 दिन से वहां पे सब गांव में अभी जो तार, जो बिजली के तार जो चोरी हो गए थे, वो लगाने का काम अभी चालू हो गया है। मैं डेली बेसिस पे जाता हूँ, विजिट करता हूँ, अपडेट लेता हूँ कि ये सुनिश्चित कर सकूं कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ये पूरा जो बिजली का तार लग जाए और वहां पे सबको पावर सप्लाई मिले। दूसरी बहुत बड़ी समस्या यही है कि वहां पे मैं खेत में गया, मैंने कई सारे वीडियो फोटो लिए कि वहां पे सब जो तार है वो टूटे पड़े हैं, बिजली के जो खंभे हैं वो ऐसे गिर गए हैं, और या तो गिरने के हालत में है। बिजली के जो तार है, अगर आप हाथ ऊंचा करोगे तो हाथ आपका टच हो जाएगा, इतने नीचे ढीले पड़े हैं। तो उसका कोई समस्या नहीं है, समाधान नहीं है। अभी तक पूरी लाइन को अभी तक इतने साल हो गए मेंटेन नहीं किया गया है। तो ये सब बिजली की समस्या है। फिर बिजली किसानों को दी जाती है तो वो रात को दी जाती है, उसकी डिमांड है कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक उसको बिजली दी जाए, लेकिन उसको जो बिजली मिलती है वो सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक मिलती है। 8 घंटे की वजह से 5 घंटे ही सिर्फ देते हैं। तो ये सब विलेजेस की समस्या है। तो मैंने अभी उसके तो उस पे काम शुरू कर दिया है और सब गांव में मिल रहा हूँ। आज भी जाके आया मैं, काफी लोग जो है वो मुझे वेलकम कर रहे हैं। वो मेरी इस काम की तारीफ कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे विधायक जो है वो अभी हमको देखने के लिए नहीं आए, हमारे फोन नहीं उठाते हैं, हमारा कुछ काम नहीं करते हैं। और आप जो आए, आप तो अभी सिर्फ कैंडिडेट घोषित हुए हैं, आपका और हमारा कोई परिचय नहीं है, तो फिर भी आप हमारे सोल्यूशन के लिए इतनी लड़ाई करके आप हमारा काम करवा रहे हैं। तो जरूर हम अभी तक तो बीजेपी को वोट देते थे, अभी हमारे सब जो गांव है वो बीजेपी के डोमिनेटेड वोट बैंक है, फिर भी हम इस बार जो है हम थके हुए हैं, हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो हम जरूर आपको समर्थन करेंगे। दूसरी एक मांग यही है कि यहाँ पे आरटीओ के रिलेटेड जो भी काम है, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर अगर उसकी बात करें, जो गांव में रहते हैं उसको 35, 40 या 50 किलोमीटर दूर उसको वहां तक जाना पड़ता है। तो उसकी डिमांड है कि भाई आरटीओ की जो कचेरी है, एक कचेरी कामरेज के आसपास वहां पे खुल जाए, तो अगल बगल के जितने भी गांव वाले, तहसील वाले, वो वहां पे आके अपना काम करवा सके। और शहर की एक बड़ी समस्या है, जो अभी तक यहाँ के सब स्टूडेंट है, यहाँ पे 5.5 लाख वोटर है इस विधानसभा में, और यहाँ पे कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। यहाँ की स्टूडेंट की और वाली की सबकी डिमांड है कि यहाँ पे एक सरकारी कॉलेज खुले ताकि उसके बच्चे को दूर ना जाना पड़े। तो इसको लेके काफी मांग उठी थी, 4-5 साल से ये लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी जो रिसेंटली विधायक है उसने कुछ ध्यान नहीं दिया है। तो मैं उसको कमिटमेंट देता हूँ कि ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये 5 साल में हम यहाँ पे सरकारी कॉलेज जो है वो खोलने में हम सफल रहे। इसके लिए मैं सबका सहयोग मांग रहा हूँ। तो ये सबसे जो बड़ी समस्या है वो मैंने आपको बताई, और उस पे अभी सॉल्यूशन करने के लिए मैं पूरा उसमें वो काम कर रहा हूँ और लोगों का सहयोग भी मिल रहा है।
अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, जैसे कि आपको पता होगा दिल्ली में भी मनीष सिसोदिया पे सीबीआई की रेड हुई, तो क्या मतलब किसी तरह का डर तो नहीं लगता, मतलब कि अगर आम आदमी पार्टी में आना, क्योंकि कई जगह पे एक बात होती है कि आम आदमी पार्टी में आ रहे हो, इस समय जो माहौल है कि रेड हो जाएगी, ईडी लग जाएगी, पीछे सीबीआई लगा देंगे या पुलिस के द्वारा दबाया जाएगा, तो इस तरह का कोई डर नहीं लगता मतलब? पहली चीज यही है कि हमारे ऊपर सीबीआई ईडी क्या करेगा, हम तो आम लोग हैं। मैं तो अभी नॉर्मल बंदा हूँ। ईडी आएगी तो उसको घर में बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इतना भी बड़ा घर नहीं है, तो क्या करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके पास सीबीआई ईडी है, उसके पास गुंडे हैं। यहाँ पे जो बीजेपी वाले हैं उसके पास गुंडे हैं, और ये जो गुंडे हैं मेरे पीछे लगा के रखे हैं। अभी तक मेरे ऊपर 3 बार जानलेवा हमला हो चुका है। अभी हम जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे ही पहली बार जब कोविड का टाइम था, कोरोना का टाइम था, लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, लोगों को दवाई नहीं मिल रही थी, उसी टाइम पे मैंने आवाज उठाई थी। तो बीजेपी के गुंडों ने यहाँ आके मुझे पीटा था, मेरे पे जानलेवा हमला किया था, इससे मैं बचा था। तो ये जो है, अभी तक मुझे वो लोग, जहां भी मैं जाता हूँ तो मेरे पीछे गुंडे लोग घूमते हैं। जहां मुझे अकेला वो देख गया तो फिर 20-25 लोग मेरे पे हमला कर देते। अभी तक 3 बार हमला हो चुका है। तो वो मुझे डराने की, धमकाने की और ये पूरी कोशिश करते हैं। सूरत में जब हमारा संगठन नहीं था, सूरत महानगर पालिका का चुनाव घोषित नहीं हुआ था, उसी टाइम पे कोई टीम नहीं थी, उसी टाइम पे भी उसने मेरे पे हमला किया था, क्योंकि मैं 2017 से लगातार उसकी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो अब मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं खुल के काम कर रहा हूँ, ईमानदारी का काम कर रहा हूँ, लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। मैं वेल एजुकेटेड बंदा हूँ, प्रोफेशनल व्यक्ति हूँ। अगर मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो इसलिए आया हूँ कि हमको आजादी दिलाने के लिए वीर भगत सिंह जैसे कई योद्धाओं ने अपने प्राण की बलिदान दिया है हमारे देश को आजाद कराने के लिए। अगर आजाद देश के अंदर अगर ऐसे जो काले अंग्रेजों जैसे लोग अगर गुंडागिर्दी करेंगे, अगर तानाशाही करेंगे और हम चुप रहेंगे, उसके खिलाफ सरेंडर करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये जो बलिदान भगत सिंह ने दिया है ना, वो बलिदान जो है उसको हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम सिस्टम को बदलाव ला के रहेंगे। अगर डेवलपमेंट की बात करें, हम वेलकम करते हैं कि होनी चाहिए। हर पार्टी डेवलपमेंट की बात करे, हर पार्टी जो है लोगों की समस्या के बारे में समाधान करे, लेकिन वो तो कुछ करना नहीं है। अगर उसके लिए कोई आवाज उठाते हैं, अगर उसके लिए लोगों के लिए कोई बंदा अगर काम कर रहा है, अगर उसको गुंडों से वो अगर दबाने का, डराने का काम करते हैं, तो मैं इसके खिलाफ हूं और मैं पूरी ताकत से लड़ रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सूरत में जैसे लोगों ने आम आदमी पार्टी मेरे पे भरोसा किया है, इस बार कामरेज विधानसभा के अंदर लोग भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं। कामरेज विधानसभा के अंदर चुनाव हर एक कामरेज विधानसभा की जनता इस बार लड़ रही है, उसके प्रॉब्लम्स के लिए लड़ रही है। मैं तो सिर्फ उसका नेतृत्व कर रहा हूं। उसको ये जो प्रॉब्लम्स है, हम साथ मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये जीत मेरी नहीं है, तो कामरेज विधानसभा के सभी लोग जो है, जनता की जीत होगी, क्योंकि वही मेहनत कर रहे हैं। मेरे पास तो चुनाव लड़ने के पैसे फिलहाल है नहीं, क्योंकि मैं जो कमाया वो मैंने खर्च कर दिए। अब चुनाव लड़ने के पैसे मेरे पास नहीं है। फिर भी मैं गांव में जाता हूँ, सब जगह पे जाता हूँ, लोगों को मिल रहा हूँ और लोगों को बात कर रहा हूँ कि ये चुनाव जो है हमारे सबके लिए है। मैं तो ईमानदार निष्ठा से, आप मैंडेट मिलेगा तो मैं जरूर ये आपका काम करूंगा। और मेरे अंदर मेरे पास विजन है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। मेरे पास विजन है कि मैं कामरेज विधानसभा को बेस्ट विधानसभा बना सकता हूँ, और विधानसभा पटल पे अपनी विधानसभा का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अच्छी तरह से वो प्लेटफॉर्म पे मैं रख सकता हूँ। ये मेरी ये जो पॉजिटिव बात है, और मैं करूँगा, और मुझे भरोसा है लोग इसमें मेरा पूरा सहयोग करेंगे, मुझे जीताएंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या मतलब परिवार का कितना सपोर्ट मिलता है? क्योंकि कई जब आप राजनीति में आ जाते हैं तो घर पे उस तरीके नॉर्मल इंसान की तरह शायद ध्यान नहीं दे पाते। लोग इस चीज़ को देखते भी नहीं है, उन्हें लगता है कि राजनेता है तो काफ़ी मतलब अमीर होंगे, ये होंगे, गाड़ी, इतना बाहुबल मिल जाता है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि परिवार से शायद दूरी हो जाती है। तो आपको परिवार का कितना सपोर्ट मिलता है इस चीज़ में? देखिए, परिवार के सपोर्ट बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। पॉलिटिक्स ऐसी फील्ड है जहाँ पे पहले तो कोई परिवार नहीं चाहता उसके घर के कोई भी नौजवान हो वो पॉलिटिक्स में जाए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स को इतनी गंदी करके रखी है कि कोई आने का ना सोचे, कोई स्पेशल यूथ आने का ना सोचे। वैसे तो मैं प्रोफेशनल व्यक्ति था, तो
तो जब पॉलिटिक्स में आने के लिए सोचा तो परिवार वाले एग्री नहीं थे कि भाई ये पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मेरा विजन कुछ अलग था। मेरे पे कर्जा था, किसी ने मुझे आगे बढ़ाया, किसी ने मुझे आगे बढ़ने के लिए पढ़ने के लिए हेल्प करी है, तो मेरा कर्तव्य बनता था कि कई सारे बच्चों के भविष्य के लिए मुझे पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा और मुझे करना पड़ेगा। इसलिए मेरे परिवार ने उसमें मेरा पूरा सहयोग करा कि मैं अच्छे इंटेंशन के लिए जा रहा हूँ, तो सपोर्ट करे। जब मेरे पे 2-3 बार हमला हुआ, पहली बार जब हमला हुआ तो परिवार को लगा था कि भाई मैं अकेला घर का जो है, मैं अकेला लड़का हूँ, तो सब लोग चिंतित थे। लेकिन उसको लगा कि अगर ये जो है, अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो हम जो विजन के लिए निकले, जो बच्चे के भविष्य के लिए निकले, तो नहीं कर सकते। तो परिवार ने पूरा मोटिवेट किया। जब हम आगे बढ़ते, अच्छा काम करते, तो ऐसी कठिनाई परेशानी आती है, कुदरत हमारा साथ देती है, भगवान हमारा जो है वो हमारे पे वो करते हैं। अब मुझे कोई डर नहीं लग रहा है कि उसके गुंडे गुंडे कुछ भी कर ले चाहे, मेरा बाल भी वाका नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुदरत है ना वो मेरे साथ में, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो परिवार का तो बहुत मुझे सपोर्ट मिल रहा है, और मैं परिवार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि और दूसरे पेरेंट्स को, सबको मैं अपील भी करता हूँ कि आपके भी बच्चे को पॉलिटिक्स में आप जरूर भेजें, आप उसको सहयोग करें, आप उसका साथ दें, ताकि देश का भविष्य हो, हमारे गुजरात का भविष्य हो। धन्यवाद। तो आपने सुना कि और हम हमें मुझे लगता है कि गुजरात में जो चुनाव या किसी भी राज्य में अगर चुनाव हो तो उसके मुद्दे स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और लोगों की जरूरत ही होनी चाहिए, और इन मुद्दों पे अगर चुनाव होगा तो इससे देश बदलता हुआ जरूर दिखेगा। तो बाकी गुजरात की जनता तय करेगी, गुजरात की जनता मालिक है कि जब नतीजे आएंगे तो जरूर हम तो आशा करेंगे कि जो अच्छा काम कर सकता है जनता के लिए वो जरूर आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।